हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो पहले के क्लास में हमने अवतल दर्पण में a बराबर r/2 के सूत्र को सिद्ध किया था, जो कि एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र होता है। आई होप आपने उसे प्रैक्टिस कर लिया होगा तथा अच्छे से आपको सिद्ध करने आ गया होगा। आज हम उसी सूत्र को सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में। अगर आपके एग्जाम में अवतल दर्पण न पूछकर उत्तल दर्पण में पूछे थे तो आपको सिद्ध करने में कोई भी परेशानी नहीं हो, आप किसी दर्पण में अच्छे से सिद्ध कर पाए। इसलिए आज हम लेकर आ रहे हैं उत्तल दर्पण में a बराबर r/2 को कैसे सिद्ध करें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था उत्तल दर्पण में a बराबर r/2 को सिद्ध करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए हमने बना दिया फिगर। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा AB समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, जो कि परिवर्तित होकर इस दिशा में BS दिशा में नाम डिनोट करने के लिए हमने इसका नामकरण भी कर दिया, BS दिशा में चली जाती है। और ये हो गया हमारा विलंब हो गया, जो कि वक्रता केंद्र पर आता है तो वक्रता केंद्र हो गया। और इस किरण को हमने पीछे की ओर मिलाया, तो पीछे की ओर जब हम इसे बढ़ाते हैं तो ये हमारा मुख्य फोकस पर आकर मिलता है। तो ये तो आगे हमारा मुख्य फोकस पर आकर मिल गया। इस प्रकार यह हमारा फिगर तैयार हो गया। चूँकि परिवर्तन के नियम का पालन किया था, कोण I और कोण R तो होना ही है। ये हो गया हमारा कोण I, आपतन कोण, क्योंकि देखिए यह आपतित किरण की दिशा में है और अविलंब के बीच बना इसलिए आपतन कोण, और ये परिवर्तित किरण की दिशा में और विलंब के बीच में इसलिए परिवर्तन कोण। और ये हो गया हमारा एकांतर कोण से। पिछले वाले में हमने अवतल दर्पण में आपको बता दिया था कि ये एकांतर कोण से कैसे हो गया। अगर हम इस रेखा को बढ़ाएं तो ये एक प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, जिस कारण से एकांतर कोण से यहाँ का कोण इक्वल हो जाता है। और हमने एक दर्पण तो मान ही रखा था, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फिगर बना लेना है और हमने जो जो किया है वो हमें लिख लेना है। बाकी कुछ नहीं करना है, बस हमने इसमें जो जो काम किए हैं उसे सिंपल लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए MM एक अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पर हमने दर्पण का नाम लिया है M डैश, यहाँ पर हमने लिख दिया, जिसके प्रधान अक्ष के समांतर AB आपतित किरण है। यहाँ पर AB प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जो परिवर्तन के बाद परिवर्तन के नियम का पालन किया परिवर्तित हुआ BS दिशा में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जाती है तो BS दिशा में, परंतु उत्तल दर्पण है तो ये यहाँ के उत्तल दर्पण के जहाँ के हमने उत्तल दर्पण में क्वालिटी पढ़ा था, तो उसका क्वालिटी होता है कि यह मुख्य फोकस पर आकर नहीं मिलता है। अवतल दर्पण में पूर्ण रूप से आकर मिलता है, परंतु उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है, पूर्ण रूप से आकर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तो किरण परिवर्तित होकर गुजर गया, परंतु जब हम इसे पीछे की ओर इसकी लाइन को खींचते हैं तो यहाँ पर हमें फोकस की ओर आकर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हो गया हमारा उत्तल दर्पण का फोकस F। फोकस को F से सूचित करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फोकस F। और वक्रता केंद्र हमारा C है। CBN वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा है। देखिए CBN जो कि हमारा वक्रता केंद्र से गुजर रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा रेखा हो गया। और लास्ट में क्या था हमारा, BN बिंदु B पर लंब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BN जो रेखा हो गया वो बिंदु B पर लंब है, यहाँ पर आकर रुक जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये लंब है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर आप स्ट्रेट लाइन में देखें, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे रहता है, मान लीजिए हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, एक और हमारा जब ऐसे रहता है, इस पर रहता है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे पे लंब, ये एक दूसरे पे क्या होता है, हमारा लंब होता है। इसी को हमने क्या किया, इसी को हमने मोड़ दिया है, इसको हमने राउंड कर दिया, परंतु आप इसे स्ट्रेट करके देखिए तो ये इस पर क्या हो रहा है, लंब आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जो जो हमने कार्य किया बस उसे हमें लिख देना है। अब हम चलेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है हमारा, कोण I बराबर में कोण R। तो कोण I क्या है हमारा, ABN, यहाँ पर है कोण I, और NBS यहाँ पर क्या है हमारा कोण R। तो चलिए इसका नाम रख देते हैं, कोण ABN इक्वल टू कोण NBS। कोण I लिखा है या इसका वैल्यू रख दिया, दोनों का मान दोनों एक ही होता है। अब हम किससे चलेंगे, अब हम चलेंगे एकांतर कोण से। एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि ये अंदर की ओर काट रहा है इसलिए एकांतर अंतःकोण से, बाहर की ओर काटा तो एकांतर बाह्यकोण से हो जाता। तो हम चले एकांतर अंतःकोण से। ये बिल्कुल आसान है। अवतल दर्पण में अगर आपने सीख लिया तो उत्तल दर्पण में सीखने की कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी हमने परिवर्तन नियम से गए थे, उसमें भी एकांतर कोण से गए थे, बस वही काम को हमें पुनः यहाँ पर भी करना है।
तो एकांतर अंतःकोण से हम किसे लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, यानी कि FCB और ABN ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण से इक्वल हो जाएगा। कोण आई तो है ना हमारा एकांतर कोण, तो दोनों को हम एकांतर कोण से लेकर चलेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं हम, कोण ABN इसका हो जाएगा हमारा कोण FCB इक्वल टू आई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आप यहाँ पर भी समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको 2 कुछ भी मान लीजिए। जहाँ पर हम इसका यूज करना कि कहीं पर भी आप समीकरण मानते लेके चलिए, समीकरण मानने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। आपको यह नहीं होना चाहिए कि हम किसको समीकरण माने, आप किसी को भी मान लीजिए। यहाँ पर मानना चाहिए तो यहाँ पर भी आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, लेकिन बाद में हमें देखना है किस किस समीकरण का हमें यूज़ करना पड़ा, उसी समीकरण को हम लेंगे। मानने में ऐसा नहीं है कि हम किस समीकरण को कहाँ पर समीकरण मानना स्टार्ट करें, कहाँ पर नहीं। आप यहाँ पर मान सकते, यहाँ पर 1 2 3 मान सकते थे, परंतु हम यूज के अनुसार देखेंगे कहाँ पर हमें समीकरण का लेना है। ऐसे समीकरण मानने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पर हम समीकरण मानना स्टार्ट करें। आगे चलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे क्या हो रहा है, कोण से सिद्ध करने में बस हमें यही देखना है कि कहाँ पर हमें एंगल मिल रहा है। परिवर्तन नियम से मिल गया, एकांतर कोण से मिल गया, शीर्षाभिमुख कोण से कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हमारा इसके इक्वल है शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण में देखिए जब कोई रेखा ऐसे एक दूसरे को काटती है तो ये कोण के बराबर होता है और ये कोण के बराबर होता है। तो हमारा इसी प्रकार है, परंतु इसमें ऐसे काटा है। तो यहाँ का जो कोण है ये हमारा दर्पण है ना, यहाँ उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण तो हमने यहाँ पर उत्तल दर्पण कर दिया ऐसे। यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा एंगल है, एक मिनट इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे तो ये इस एंगल के बराबर हुआ। यहाँ पर हमारा आई है, परंतु ये एंगल इस एंगल के बराबर है। उसी प्रकार हम इसे शीर्षाभिमुख कोण से बराबर कर सकते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा हमारा R और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसके मान को रख देंगे NBS और ABC, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से इक्वल एक दूसरे के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया NBS इक्वल टू कोण ABC इक्वल टू R, जो कि हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। आप कहीं पर भी किसी को समीकरण मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है या यहीं से स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से भी करते हैं तो कोई बात नहीं। अब चलेंगे किससे हम, आप देखिए ABN है हमारा परिवर्तन के नियम में, तो ABN हमारा किसके बराबर हो गया, ABC की। NBS हो गया हमारा जो कि हमने पहले समीकरण में निकाला था, वो उसका मान क्या आ गया, हमने दोनों का मान दो अलग अलग, इसका अलग अलग हमने किया तो इसका मान हमने कुछ इस प्रकार अलग अलग पाया। तो ये आप तो चूँकि ये और ये क्या है बराबर है, तो इसके मान भी इसके जगह हम ये रख दें चाहे यही रख दें, हमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं होता है। ये रखें या इसकी जगह जो इसका मान आया है वो रखें, इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो चलिए इन दोनों को न रखकर इसके मान को भी एक बार रख लेते हैं। तो चूँकि हम परिवर्तन के नियम से चल रहे थे, परिवर्तन के नियम से क्या आया था हमारा, कोण ABN इक्वल टू कोण NBS। तो कोण ABN हमारा किसके इक्वल था, FCB, और कोण NBS किसके इक्वल था हमारा, FBC। अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि ये हमने कैसे लिखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, क्योंकि हमने समीकरण 2 और 3 में देखा कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो चूँकि ये दोनों के एक दूसरे के बराबर है तो इसके मान भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या ला दिया, FCB और ABC इक्वल है, तो पिछला ही नियम लगाएंगे FCB ABC। तो एक ही त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, और उसकी कोई भी दो भुजा एक दूसरे के हमारे बराबर होती है। तो ये कोण है तो ये भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, अतः त्रिभुज BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए। तो उसके नियम के अनुसार होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो हमने दोनों भुजाओं को बराबर कर दिया। अब हम पहले वाला ही करेंगे। यदि बिंदु B ध्रुव P के काफ़ी निकट हो, ऐसे वास्तविक रूप से तो ये तो निकट होता है, परंतु हमें समझाने के लिए इसे हमने P के ऊपर कर दिया। लेकिन अगर आप वास्तविक रूप से प्रतिबिंब को देखेंगे तो ये एक दूसरे के बिल्कुल निकट होता है, अर्थात
एक ही पर ही होता है, लगभग एक ही पर ही होता है। तो ये दूसरे के निकट हो जाएगा तो इनकी दूरियाँ भी क्या आ जाएगी, इक्वल ही हो जाएगी। अर्थात बी एफ की दूरी और पी एफ की दूरी, बी से एफ तक की दूरी और पी से एफ तक की दूरी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी एफ इक्वल टू पी एफ। तो पी एफ को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, पी एफ को हमने ऐसे लिख दिया। बी एफ लिखिए या बी किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है, तो यहाँ पर हम एफ सी भी रख सकते हैं। जी ज़रूर, एफ सी भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो उसी प्रकार चलेंगे हम पिछले की तरफ। पी एफ है, एफ सी को क्या लिख सकते हैं हम, एफ सी को हम पी सी माइनस में पी एफ रख सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में भी अगर मान जाए कि ये 2 है, ये 3 है, दोनों का योग हमारा 5 है, तो 3 हमें लाना है तो 5 माइनस 2 कर सकते हैं, तो ये इससे भी हमारा 3 आ जाएगा। तो हम या तो एफ सी रखें या पी सी माइनस में पी एफ रखें, 3 रखिए या 5 माइनस 2 रखिए, दोनों का मान क्या आता है, 3 ही आ जाता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी कर देंगे, लिख देंगे हम पी सी माइनस में पी एफ, पी सी माइनस में पी एफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। तो यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू पी सी, ये हो जाएगा हमारा 2pf इक्वल टू पी सी। तो चलिए अब हम चलते हैं चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है हमारा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। सॉरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और वक्ता त्रिज्या भी धनात्मक होती है, क्योंकि यह क्या होता है, आपतित किरण की दिशा में होता है। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती है। इस कारण हमारा पी से एफ तक की दूरी को क्या बोल देंगे हम, पी से एफ तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं छोटी एफ, और पी से सी तक की दूरी को हम बोलते हैं आर वक्ता त्रिज्या। तो हमने इसका नामकरण भी कर दिया। तो पी एफ रखिए या छोटी एफ रखिए, इसके मान को रख देंगे और पी सी की जगह बड़ी आर को रख देंगे। तो आइए इसके मान को रख लेते हैं। तो पी एफ क्या आ गया हमारा, पी एफ आया प्लस एफ, प्लस में होता है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और प्लस में वक्ता त्रिज्या भी होता है, तो हमने रख दिया। आइए अब हम इसमें इसका मान रख देते हैं। तो 2pf, तो 2f इक्वल टू पी सी आर। तो चूँकि हमें सिद्ध करना था ए बराबर में r/2, ये तो हमें सिद्ध नहीं करना था, ए बराबर में r/2 हमारा यह प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला। स्टूडेंट आप इसे सिद्ध करने की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न में से होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। तो इस प्रकार हमने उत्तल दर्पण में भी ए बराबर r/2 सिद्ध करना सीख लिया। अगर आपको अवतल ना देकर उत्तल में भी दे दे, तो आपकी कहीं से भी क्वेश्चन दे दे किसी प्रकार से, तो आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं हो कि ऐसा नहीं कि हमने अवतल में सीखा था परंतु उत्तल में दे दिया तो हमें नहीं आ रहा है। हमने उत्तल में भी आपको सिद्ध करना सिखा दिया। यह बिल्कुल अवतल के जैसा ही, अवतल में हमने परिवर्तन एकांतर कोण मिल रहा था तो हमने वही फॉलो किया, परंतु इसमें हमें 3 चीज़ मिला, परिवर्तन एकांतर और शीर्षाभिमुख कोण मिला, तो हमने बस वही चीज़ किया। बस इसमें एक डिफरेंट आया, शीर्षाभिमुख कोण, बाकी हमें वही कार्य करना है। इस प्रकार हमने उत्तल दर्पण में भी ए बराबर r/2 सिद्ध करना सीख गया। आई होप स्टूडेंट आपको यह सिद्ध करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी तथा हमारे द्वारा आपको यह सिद्ध करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सूत्रों को हम सिद्ध करेंगे। दोनों प्रकार के दर्पण में हम आपको सिद्ध करना सिखाएंगे, ताकि आपको अगर कोई भी दर्पण